हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो है उसका चैप्टर 10th करेंगे। 10वां चैप्टर हम लोग करेंगे जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो इसमें हम लोग को आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अरविंद राजा बना। ठीक, ये जो चीज दी गई है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। ठीक, तो क्या बताती हमें प्रशस्तियां? ठीक, इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये जो कवि कौन था? हरिशेर, समुद्रगुप्त के दरबार में। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके आगे हम लोग देखें, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके आगे प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन भी था। ठीक है, प्रशस्तियां जो था उनको लिखने का प्रचलन भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने उसमें देखा है। उसके आगे देखें, परंतु गुप्त काल में इनका जो महत्व है वह गुप्त काल में बढ़ गया। ठीक है, प्रशस्ति का जो महत्व है वह गुप्त काल में बढ़ गया। उसके आगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ये पढ़ते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा और विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, तो इस वाक्य के अंश को हम लोग पढ़ लेते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे, इससे आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक, बौद्धिक जुगाली करनी है। उसके आगे, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो ये सारी जो चीजें हम लोगों ने देखी थी पेज नंबर 105 में, इसको अभी हम देखते हैं। ठीक, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिशेर कौन थे? दरबार के कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है वह आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की
शासन करने की अनुमति दे दी। उसके बाद पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है, ये अभी हम लोग देखते हैं। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ, जो हम लोगों ने अध्याय 5 में देखा है, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये हम लोग देखते हैं। ये देखिए दो प्रकार के सिक्के दिए गए हैं। ये सिक्के का चित्र दिया हुआ है। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखें। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ठीक, तो यानी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से किया गया है। उसके आगे हम लोग देखें। ये रहा मानचित्र हमारा 7। तो इसमें ये जो लाल घेरे देखिए दिखाया गया, ये जो है पूर्वी क्षेत्र में है हमारे। यहाँ पे आ जाता है आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक, कुछ ये बैंगनी रंग से जो दिखाया गया है, ये सीमा रेखा है। ठीक है, और ये हरे रंग का क्षेत्र दिखाया गया है कहाँ का, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैप का। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। वंशावलियां, विक्रम संवत के बारे में देखिए, यहाँ दिया गया है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत को इसकी स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके आगे हम लोग देखें। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। ठीक, उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। ठीक, उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। उसके आगे हम लोग देखें। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज और महाराजा। ठीक, ये आपको देखना है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची, ठीक है, यानी वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। अध्याय 11 हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है। उसके आगे देखें। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ठीक, हर्षवर्धन के बारे में इसमें पता चलेगा। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो जो है हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री होयत्सांग यानी होयत्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, ठीक है, जो
ह्वेनसांग इसमें दिया है, लेकिन उसका नाम है ह्वेनसांग नाम है। ठीक है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। तो हर्षवर्धन कहाँ के राजा बने? थानेसर के। उनके बहनोई कन्नौज, जो कि हम लोग मानचित्र 7 में देख चुके हैं, कन्नौज कहाँ पे है, यूपी का क्षेत्र है, के शासक थे। उनके जो बहनोई थे, हर्ष के जो बहनोई थे, या बहनोई मतलब बहन का पति, ठीक, तो वो वह थे कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, वो बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, ठीक है, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ये आपको नर्मदा नदी देखनी है कहाँ पे है, और दक्कन का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे हम लोगों ने देखा है, तो वो आपको देखना है। ठीक, मानचित्र देखते भी रहना है, नहीं तो फिर ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर जब बढ़ रहे थे, तब उनको चालुक्य नरेश, ठीक, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नरेश मतलब वही शासक। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें। अब देखिए, भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि हर्षवर्धन बंगाल और नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे, ये आपको देखना है मैप में, पॉलिटिकल मैप में। ठीक, उसके आगे देखें, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। कौन? पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की जो राजधानी थे वह क्या थी? ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक, तो जो चालुक्यों की राजधानी जो ऐहोल है, ये मानचित्र आपको 105 में, जो पेज नंबर 105 है, उसमें मानचित्र 7 है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग चलो देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो मानचित्र कहाँ गया? ये है। ठीक, तो ये रहा ऐहोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी तट की तरफ है, पश्चिम की ओर। ठीक है, ये चालुक्यों की क्या थी? राजधानी थी। तो आगे देखते हैं। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी थी। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। तो जो राजधानियां थी वह एक समृद्ध शहर थी, खुशहाल शहर थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो जो पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे वह कौन थे? कवि रवि कीर्ति। उन्होंने एक प्रशस्ति की रचना की थी। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। उसके आगे देखते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने, ये किसने कहा है? कवि ने, रवि कीर्ति ने कहा है ये, हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, मतलब
कम समय की थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए यानी कि कमजोर होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ये राष्ट्रकूट और चोल वंश थे, उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। हम लोग अगली क्लास की जब एनसीईआरटी करेंगे क्लास 7 की, उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, यह आपको देखना है चैप्टर 9 में, जो हम लोगों ने कवर किया है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ये देखना है। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेण जो थे एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, कुमारामात्य कौन था और संधि विग्रहिक कौन था। ठीक, मतलब ये पद के नाम है। ठीक है, उसके आगे देखें, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिलों का नेता। ठीक, तो व्यापारियों काफिले के नेता को क्या कहते थे? सार्थवाह। प्रमुख कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। उसके आगे देखें, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब ये सोचना है कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान थे, ये आपको सोचना है, और हो सके तो आप इसको पॉइंट में लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में सोचने से ही ज्यादा जो है इसकी समझ डेवलप होगी। ठीक, उसके बाद देखें, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ठीक, तो ये सामंत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है कि सामंत किसे कहते थे, यह भी हमने देखा, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके आगे, जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। उसके आगे देखें, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ठीक है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। ये सभाएं, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। किसकी? उर नामक।
ठीक है, तो ये उर नाम भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे उनको उर कहते थे। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग, इसके बारे में देखते हैं, उस जमाने में आम लोग कैसे थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है कि एक मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक, मछुआरे के साथ। ठीक, उसके बाद देखते हैं, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ये एक कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश मतलब किसी कारण से उसे एक मछली निगल गई अंगूठी को। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल मतलब जो गेट के पास जो सिपाही टाइप के खड़े रहते हैं वह द्वारपाल, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया उसके सामने। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? ये आपको सोचना है। ठीक है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। इसकी चर्चा हम लोगों ने चैप्टर 6 और 7 में करी है, तो वो वाला आपको वीडियो देख लेना जिसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मैंने कराया है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। चीनी तीर्थ यात्री फायान यानी कि फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। मतलब वो चोट करते रहते ताकि वो लोग आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो जो है बाकी जो ऊंची जाति के लोग हैं या फिर जो उनको अछूत मानते हैं वो दूर हट जाए उनसे। ठीक, यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ये किसने लिखा है? फायान ने लिखा है। इसके बारे में उसने ध्यान दिया है, चीनी यात्री था। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो ये हम लोग देखते हैं राजा की सेना के बारे में। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जैसे सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें थैले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल
तथा तुरई बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इसके बारे में बाणभट्ट ने लिखा है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब ये सेना निकलती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की आपको सूची बनानी है और ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे ये भी आपको सोचना है इसके बारे में। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें अन्यत्र। बस हम लोग का भी ये चैप्टर खत्म। ठीक, मानचित्र 6 प्रश्न नंबर 76 से 77 में अरब ढूंढो। अरब हम लोगों ने देखा था, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, घुमक्कड़ कबीले होते थे। मतलब ये जो बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, उनको बेदुइन कहते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। ठीक, यहाँ पे कुरान का एक अंश दिया गया, उसको पढ़ते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, यानी कि जो आज के पाकिस्तान में है, सिंध को जीत लिया था। ठीक, अरब के सिपाहियों ने। अब ये हम लोग को मानचित्र 6 में हम लोगों ने देखा था उन रास्तों जिन्होंने नाविक सिपाही उपमहाद्वीप में आए होंगे। तो वह अरब का जो क्षेत्र था हमारा, ईरान और पाकिस्तान का जो एरिया है, इराक, ठीक है, ये सारा जो एरिया है, ये जो है यही रास्ता था हम लोगों का यहाँ पे आने का। उसके बाद ये चैप्टर हुआ हमारा समाप्त। और ये आपको कुछ देख लेना है, कल्पना करके, कल्पना करो। ठीक, उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज भी कर लेनी है। कुछ उपयोगी शब्द, प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक पदाधिकारी, सामंत, स्वभाव, नगरम। ठीक, ये एक्सरसाइज भी आप लोग करके देख सकते हैं इसके बारे में। तो ये चैप्टर हुआ समाप्त और अगला चैप्टर जो है वो है हमारा 11। वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।